अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में मुसलसल ताखीर सियासी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इमरान खान के दीगर केसेस जैसे कि तोशाखाना केस, इद्दत केस और साइफर केस में एतराज़ हुआ कि मुतल्लिका जजेस ने कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ बहुत उजलत दिखाई, समाअत इंतहाई तेज़ी और गैर मुनासिब तरीके से चलाई और फैसले भी जल्दबाजी में सुना दिए। मगर 190 मिलियन पाउंड केस में तनाज़ा उठ रहा है कि फैसला सुनाने में गैर मामूली ताख़ीर की जा रही है और जज मुसलसल हीले बहाने से काम ले रहे हैं। खुद इमरान खान कह रहे हैं कि इस केस का फैसला सुनाया जाए, मगर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हुए अब तकरीबन 1 महीना होने वाला है। मगर आज तीसरी दफ़ा एहतसाब अदालत के जज ने फैसले की तारीख आगे बढ़ाकर 17 जनवरी कर दी है। इमरान खान के खिलाफ सबसे तगड़ा समझे जाने वाला इस केस का फैसला पूरे 1 साल के ट्रायल के बाद 18 दिसंबर को महफूज किया गया था और जज ने फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख दी थी, मगर फिर 23 दिसंबर को फैसला नहीं आया और 6 जनवरी की तारीख दे दी गई। लेकिन 6 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया गया और 13 जनवरी यानी आज की तारीख दे दी गई। मगर आज ड्रामाई अंदाज में फैसले की तारीख फिर आगे बढ़ा दी गई है। हालांकि पिछली तारीखों के बरक्स इस बार फैसला सुनाने के इम्कानात ज़्यादा नजर आ रहे थे और कल खबर सामने आई थी कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना सुबह 11 बजे अडियाला जेल में केस का फैसला सुना देंगे और आज सुबह भी आसार यही नजर आ रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुना दिया जाएगा। मगर कुछ ही देर बाद सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 11 बजे के बजाय सुबह 8:30 बजे ही अडियाला जेल के कमरा अदालत में पहुंच गए और 2 बार इमरान खान को कमरा अदालत में लाने का हुक्म दे दिया, मगर इमरान खान नहीं आए। इस दौरान 9:30 बजे तक नैब की प्रोसिक्यूशन टीम भी कमरा अदालत में पहुंच गई, लेकिन कमरा अदालत में सिर्फ मुल्जिमान ही नहीं बल्कि उनके वकला भी मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद जज नासिर जावेद राना ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को रोस्ट्रम पर बुलाया और बताया कि 6 जनवरी को मैं ट्रेनिंग पर था, इस वजह से फैसला 6 जनवरी को नहीं सुनाया था। आज फैसला तैयार है और मेरे पास दस्तखत शुदा है। इमरान खान को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो अदालत में नहीं आए। बुशरा बीबी और उनके वकला भी अदालत में नहीं आए। अब 10:30 हो चुके हैं, मुल्जिमान और उनके वकला मौजूद नहीं हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर कर रहा हूं। अब 17 जनवरी को यह फैसला सुनाया जाएगा। यह कहकर जज नासिर जावेद राना कमरा अदालत से उठकर चले गए। अब दिलचस्प बात यह है कि जज साहब तो एक बार फिर फैसला सुनाए बगैर ही 17 जनवरी की तारीख देकर चले गए, मगर इससे मुल्क में सियासी तनाज़ा शदीद हो गया। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर फैसले में ताखीर की वजह बनने का इल्ज़ाम लगा रही है और तहरीक इंसाफ हुकूमत पर फैसले में ताखीर करवाने का इल्ज़ाम लगा रही है। अहम बात यह है कि जज नासिर जावेद राना के जाने के बाद बुशरा बीबी और पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा सुबह 11 बजे के वक्त से पहले ही अडियाला जेल पहुंच गए थे, मगर उन्हें बताया गया कि जज साहब जा चुके हैं और अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जिसके बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अदालती अमले ने हमें 11 बजे का वक्त दिया था, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले बता दिया गया कि फैसला 17 जनवरी तक मौखर कर दिया गया है। जज साहब के लिए मुनासिब था कि आधा घंटा मजीद इंतजार करते या फिर मुल्जिमान के बगैर ही फैसला सुना देते। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये अदालत के अमले ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन हमारे अडियाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। जज साहब ने तो फैसला सुनाया नहीं ना, वो तो सुना देते। इसमें एक्यूज का होना जरूरी नहीं, आप अनाउंस करके प्रोसिक्यूटर मौजूद है। नहीं, फिर आप एतराज उठाए कि वकला की गैर मौजूदगी में, मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में कैसे फैसला सुनाया गया? नहीं, मैं समझता हूँ जज साहब के लिए मुनासिब ये था कि अगर आखिरी तक वो यहाँ तक आए थे तो आज भी इंतजार करते, आधा घंटा इंतजार करते तो बात खत्म हो जाती। जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैसले में ताखीर का अगर ये तासुर देना मकसद है कि फैसला मौखर करें और इस दौरान मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास हो जाए तो इनकी ये स्कीम नाकाम होगी। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। हम किसी के लिए कोई आसानी, कोई आसाइश नहीं मांग रहे, इसलिए अगर ये तासुर देना मकसद है कि इसको मौखर करें, इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो, तो बिल्कुल इनकी स्कीम नाकाम होगी। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि ये इतने अंडर प्रेशर हैं और हालात ये हो गए हैं कि इमरान खान को सज़ा भी नहीं सुना रहे हैं। इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दें।
आज बड़ा अहम दिन था। आज इमरान खान को अल-कादिर में सजा सुनाई जानी थी और ये तीसरी 2 दफा इसको पोस्टपोन किया गया और ये तीसरा डेट दी गई थी जो 13 तारीख की। अब जज साहब ये कह के गए कि मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी की वजह से ये मौखर किया जा रहा है। असल में आप वक्त से पहले ही जज साहब निकल गए। मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि ये कोई डील का इंतजार किया जा रहा है या इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आज इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज पे अपसेट होंगे। वो 1 महीने से वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सजा सुनाओ, ऐसी घसीटा जा रहा है इस केस को, सजा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये तो आज आप देखें कि ये इतने अंडर प्रेशर हैं कि आज हालात ये हो गए कि इमरान खान को सजा भी नहीं सुनाने की उन्होंने आज जहमत की। अब 17 तारीख का इंतजार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सजा सुना दें इमरान खान को। मगर दूसरी तरफ हुकूमत खुद PTI को फैसले में ताखीर का जिम्मेदार ठहरा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI ताखीरी हरबे इख्तियार कर रही है, जबकि सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि कितने दिन ये जेल से कमरा अदालत तक नहीं आएंगे। बहुत ही जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन PTI ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। इनका वतीरा रहा है हमेशा से कि जितना केस को ताखीर का शिकार किया जा सके करो। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो मेगा करप्शन स्कैंडल है उससे ये भाग इसलिए रहे हैं और इसलिए पेश नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं, ये कसूरवार हैं। ये जज की स्वाबदीद है कि वो मौजूदगी में सुनाए या गैर मौजूदगी में सुनाए, मगर जज साहब ने एक मोहलत दी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कानून के मुताबिक और मोहलत मिल सकती है। वही बात है बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, बात तो इतनी सी है। कितने दर्जन एडजर्नमेंट्स इस केस में ली गई, वकील बदले गए आधी दर्जन दफा, सिर्फ इसलिए कि ये लंबा किया जा सके क्योंकि अब गुड टू सी यू जैसी आपको सहूलत नहीं है। फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है, ओपन एंड शट केस है, कोई भी सुनेगा, ये इसमें सजा से नहीं बच सकता। कितने दिन ये अपनी जेल से अदालत तक नहीं आएंगे। मगर आम बात यह है कि सुबह 11 बजे से पहले बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच चुकी थी। ज़राए के मुताबिक जब इमरान खान को 11 बजे से पहले अदालत में पेश होने का कहा गया तो उन्होंने पूछा कि क्या उनकी फैमिली और वकला आ गए हैं, और नफ़ी में जवाब मिलने पर उन्होंने कहा कि वो फैमिली और वकला की मौजूदगी में ही अदालत में आएंगे। मगर जब जज साहब इससे पहले ही 17 जनवरी की तारीख देकर अदालत से चले गए। इसके अलावा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के हवाले से मामलात आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। कल बिलाखिर हुकूमत ने कई दिन की ताख़ीर के बाद इतवार के दिन PTI की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी थी, जिसके बाद ज़राए के मुताबिक आज तहरीक इंसाफ का स्पीकर अयाज सादिक से रब्ता हुआ और मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए पहले 15 जनवरी यानी परसों की तारीख सामने आई। मगर फिर नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार सत्ती की खबर के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की इजलास की तारीख तब्दील की गई है और मुज़ाकराती कमेटी का इजलास अब 15 के बजाय 16 जनवरी को दिन 11:30 बजे होगा। मगर जहां मुज़ाकरात के हवाले से आज ये अहम पेशरफ्त हुई है, तो वहीं कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को स्मोक स्क्रीन करार देते हुए कहा कि इनसे ब्लैकमेल ना हो जाएं, ये मुज़ाकरात के लिए कतई तौर पर मुखलिस नहीं है। इस तरह लोगों से ब्लैकमेल ना हो, ये लोग जो है कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कोई सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन, कोई उनका मकसद नहीं है मुज़ाकरात का। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो अब ये शफ क्या हो रहा है, ये मैं उनको कोट कर रहा हूं कि वो क्या कहते थे, ये अब क्या शफ हो रहा है, अब क्यों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं। डायरेक्टली बात कर लें अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। तो मैं सवालों के जवाब देने हैं, मैं ज्यादा लंबी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि डोंट अकोमोडेट, दे विल नॉट पे यू बैक। जबकि कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए PTI के रहनुमा सद कैसर ने कहा कि इमरान खान ने कल हमें बताया कि मुतालबात इसलिए महदूद रखे हैं ताकि इनको स्पेस मिले। आप जब बैठते हैं ना तो अपने मुखालिफ के साथ बैठते हैं। मुज़ाकरात जो होते हैं तो आप जिसके साथ आपका मसला होता है उसी के साथ बैठा जाता है। हम अपना नुक्ता नजर दे रहे हैं। खान साहब ने कल जेल में भी हमें कहा कि मैंने इसलिए बहुत महदूद मुतालबात रखे हैं ताकि इनको एक स्पेस मिले, इसको कोई रास्ता मिले। इसके अलावा आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म के बताए हुए जापानी फैक्ट्री वर्कर्स के तर्ज पर एहतजाज किया, जिस पर वज़ीर इत्तलात अतार ने उन्हें जवाब दिया। सर मैं कोई ना सुन सकता हूँ, आपने इजाज़त दी है, आउट ऑफ दी वे इजाज़त दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है। आज यहाँ से ऊ किया गया,
काश 9 मई को ऊ किया होता और शहीदों की यादगारों को मस्मार ना किया होता। काश 26 नवंबर को भी ऊ किया होता। जापान में जो जिन लोगों ने ऊ किया था वो काम भी साथ कर रहे थे, खाली ऊ से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है। आज अडियाला जेल में पेश आने वाली ड्रामाई सूरत हाल पर पहले बात करते हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शब्बीर डार, आज क्या हुआ है? 11 बजे का टाइम दिया गया था और क्या 11 बजे से पहले बुशरा बीबी सलमान राजा साहब जैसे रिपोर्ट किया गया वो पहुंच गए थे, मगर जज साहब उससे पहले ही चले गए? ये क्या हुआ है पूरी कहानी? शाहजेब साहब, अडियाला जेल में आज हार्डली 5 मिनट की कार्रवाई हुई है जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई है, जिसमें एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इस फैसले को एक मरतबा फिर मौखर कर दिया है। अच्छा, पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने हमें बताया कि गुज़श्ता रोज उनको अदालती अमले की जानिब से आगाह किया गया था कि जो फैसला है वो कल 11 बजे अडियाला जेल में सुनाया जाएगा, लेकिन जज साहब आज सुबह करीबन 8:30 बजे के करीब अडियाला जेल पहुंचे। मीडिया भी पहुंचा हुआ था और 9-9:15 के करीब नैब की प्रोसिक्यूशन टीम भी पहुंची थी और 10 बजे हम जब अंदर चले गए तो उस वक्त एक मरतबा जज साहब अपनी सीट पर बैठे थे और उन्होंने इमरान खान को मैसेज भेजा था कि वो कमरा अदालत आए और उन्होंने फैसला सुनाना है। लेकिन इमरान खान की जानिब से जेल अमले को ये बताया गया कि मेरी फैमिली और वकला जब आएंगे तब मैं आऊंगा, उसके बाद जो है अगर आपने फैसला सुनाना है तो आप फैसला सुनाएं। अच्छा, जब हम अंदर गए तो जज साहब दूसरी मरतबा अपनी सीट पर बैठे तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन टीम को भी और मीडिया को भी रोस्टरम पर बुलाया और पहले उन्होंने ये कहा कि जो 6 जनवरी को मैंने फैसला मौखर किया उसकी वजह ये थी कि मैं ट्रेनिंग पे था, इसलिए फैसला नहीं सुनाया जा सका। लेकिन आज मैं फैसला साथ लेकर आया हूँ, इन रिटर्न मेरे पास फैसला पड़ा हुआ है और आज मैं ये फैसला सुनाने वाला था। लेकिन एक तो इमरान खान को मैंने 2 मरतबा मैसेज भेजा है वो कमरा अदालत आए, वो नहीं आए। बुशरा बीबी भी नहीं आई और इमरान खान के जो मेन कौंसल है बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गिल और जहीर अब्बास चौधरी, वो भी नहीं आए हैं। लिहाजा जो इस फैसले की जो तारीख है वो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने पहले डेट नहीं दी, लेकिन प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से इसरार किया गया कि आप डेट अनाउंस कर दें और उसके बाद जज साहब ने बताया कि जुमे को क्या डेट है। उन्होंने बताया कि 17 तारीख है, तो उन्होंने कहा कि 17 तारीख को मैं ये फैसला सुनाऊंगा। अच्छा, जहां तक बात है कि जो पीटीआई के वकला कह रहे हैं या बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकबर राजा की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 11 बजे का वक्त हमें दिया गया था और उससे पहले ही ये फैसला मौखर किया गया। शाहजेब, 1 साल हमने ये ट्रायल जो है कवर किया और जो ये कह रहे हैं कि 11 बजे का टाइम दिया गया था, हमने कभी भी बानी पीटीआई के वकला को टाइम पर अडियाला जेल कमरा अदालत में नहीं देखा है। हालांकि जज साहब 2-2, 3-3 घंटे वेट करते रहे हैं वकला का। आपको याद होगा आखिरी गवाह जो है इस केस का, उस पर 38 समातें हुई, इनके वकला ही पेश नहीं हो रहे थे। आज अगर ये बहाना करें कि जी हमें 11 बजे का टाइम दिया गया था तो 11 बजे क्यों नहीं फैसला सुनाया गया। आपको ये भी याद होगा तोशाखाना का जो फैसला सुनाया गया था वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में सुनाया गया, लेकिन उस पर भी बाद में सवालात उठे जी मुल्ज़मान की और वकला की गैर मौजूदगी में क्यों ये फैसला सुनाया गया। उसके तो ट्रायल पर भी सवाल उठे थे, मगर आज ये तो हकीकत है ना कि 11 बजे का टाइम दिया, 11 बजे से पहले सलमान अकबर राजा साहब, बुशरा बीबी पहुंच गए थे, मगर उसके बावजूद जज साहब उससे पहले ही उठकर चले गए क्योंकि वो बहुत जल्दी आ गए थे। जज साहब ने यह बताया कि मैं 2 घंटे वेट करता रहा हूं और आज चूंकि फैसला सुनाया जाना था, मीडिया पहुंचा हुआ था, प्रोसिक्यूशन टीम पहुंची थी, जेल अमला तैयार था, बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम थे, तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे हो गए हैं, ना ही इमरान खान कमरा अदालत आ रहे हैं, ना ही उनकी अहलिया आई है, ना ही उनके जो वकला है वो आए हैं, तो मैं इस फैसले को आप मौखर कर रहा हूं 17 तारीख तक। दूसरी बात यह है कि मेरा जाती ख्याल है कि जो हमारी असेसमेंट है, क्योंकि इमरान खान इस जज पर 2 मरतबा एतमाद कर चुके हैं और इसी तरह जो उनके वकला हैं उन्होंने भी हतमी दलाइल में बताया कि हम इस ट्रायल पर कोई सवालात नहीं उठा रहे हैं, अगर आप सजा भी सुनाते हैं, अगर ये आला अदलिया में जाता है तो हम वहां पे भी इस ट्रायल से मुतल्लिक सवाल नहीं उठाएंगे, हम मेरिट्स पे बात करेंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि जज साहब ने इस वजह से ये फैसला मौखर किया है कि हो सकता है वो ये समझ रहे हो कि जो अभी तक जो रेपुटेशन बनी है इस ट्रायल की और इसकी फेयरनेस की, तो ये बरकरार रहे और मुल्ज़मान भी आए, वकला भी आए, इनकी क़यादत भी आए, तो मैं फैसला सुनाऊं।
बहुत शुक्रिया शबीर, इस हवाले से बात कर रहे थे, मगर पहले 2 दफ़ा और भी ये जज साहब ही इस फैसले की ताख़ीर का शिकार कर चुके हैं। पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, मगर अनाउंस नहीं किया था और 13 जनवरी की तारीख दी थी, अब 17 की दे दी गई है। हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं जिन्होंने आज कुछ सवालात उठाए हैं मगर कुछ खदशों का भी इजहार किया है। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब, तहरीक इंसाफ तो जो खदशात का इजहार कर रही है सो कर रही है कि फैसले में ताख़ीर हो रही है, ऐसा लग रहा है हुकूमत को भी कहीं ना कहीं वसवसे हो रहे हैं और शक का इजहार किया जा रहा है। आज आपका बयान आया कि अगर फैसले में सज़ा ना हुई तो डील का तासुर जाएगा, ये ब्लैक एंड वाइट केस है। फिर आपके साथ बैठकर अता तारड़ साहब ने ये कहा कि अगर मेरिट पर फैसला आया तो सज़ा ज़रूर होगी। ये जो आपकी तरफ से भी अगर और मगर लग रहा है, आपको भी वसवसे हो रहे हैं कि जो डिले है ये किसी ना किसी डील की सूरत में कोई उन्हें रिलीफ ना मिल जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो डील की एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है ये इनके लोग करते हैं। यही आके बात करते हैं कि जी नथिया गली रेस्ट हाउस साफ़ कर लिया गया, उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, बातचीत से जुड़ा हुआ है ये फैसले जो हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल क्लियर हैं कि वो 9 मई हो, 26 नवंबर हो, 190 मिलियन पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ी डकैती हो, ये रियासत के केसेस हैं और ये किसी की ज़ात का मामला नहीं। इन पे माफ़ी या NRO मुमकिन ही नहीं है और ये बिल्कुल होगा भी नहीं। और अगले चंद रोज़ में मेरा ख्याल है ये जो क्लैरिटी है, ये जब ये फैसला आ जाएगा तो पता चल जाएगा। मगर क्या आपको क्लैरिटी है या कहीं ना कहीं आपके जहन में शायद है कि शायद ऐसा हो ना जाए, कोई अंदेशा है, कोई वसवसा है जिसकी वजह से आपने भी और फिर अता तारड़ साहब ने भी ये बयान दिया? नहीं देख, बिल्कुल हमें वसवसा नहीं है। मैंने तो बात बिल्कुल क्लियर की है कि अगर 2+2 ओपन एंड शट केस और उसमें सज़ा नहीं होगी तो फिर सवाल उठेगा। लेकिन अगर जज साहब जो हैं मोहतात हैं और ये बार बार, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते थे, साइफर केस हो या बाकी, जब पहली सजाएं हुई हैं तो ये कहते थे जज साहिबान को जल्दी क्या है, ये क्यों जल्दी करते हैं। इस जज साहब ने इस केस को इतने आराम से और तहम्मुल से सुना है कि कोई सवाल ना उठ सके। और अगर उन्होंने आज फिर, क्योंकि एक्यूज उधर नहीं थे, उनके वकला नहीं थे और फैसला नहीं दिया, शायद इसी को मद्देनज़र रखते हुए नहीं दिया। बाकी हमें कोई इबाम नहीं है। और बात यह है कि ये तो इनके अपने भी मानते हैं कि 190 मिलियन वाला जो केस है ये जेन्युइन है और इसमें सज़ा इनको भी पता है कि होनी है, जिस तरह का मर्जी जज हो और जैसे मर्जी हालात हो। ये बात दुरुस्त है कि वो वाहिद केस है जिसमें ट्रायल पर सवाल नहीं उठा और इनफैक्ट इमरान खान साहब ने तो जज साहब पर एतमाद का इजहार किया, उनके वकला ने भी जज साहब पर एतमाद का इजहार किया। ट्रायल पर सवाल नहीं उठा, मगर जिस तरीके से फैसले को अब 3 दफ़ा उन्होंने ताख़ीर का शिकार कर दिया है, तो क्या आपके जहन में सवाल उठ रहा है जो वसवसे को जन्म दे रहा है? क्योंकि उससे पहले आप लोग चाहते थे मुलाकात हो जाए। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जब हमने कमिटमेंट दी थी तो मुलाकात हो जानी चाहिए थी, मुलाकात नहीं कराई गई, मगर जब मुलाकात का दिन नहीं था तो इतवार को करा दी गई, जिससे ऐसा लग रहा था कि हुकूमत के हाथ में कुछ है नहीं और उन्हें कुछ पता भी है नहीं। तो इस फैसले से भी यही सवाल उठ रहा है जो वसवसे को जन्म दे रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। शाहजेब, आपको याद है कि आप ही के शो में मैंने कहा था कि मुलाकात इनकी टर्म्स पे नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि वहाँ सर्विलेंस ना हो, वहाँ पर अनलिमिटेड इनके पास टाइम हो, तो प्री कंडीशंस के साथ मुलाकात नहीं होगी, जेल मैनुअल के तहत होगी। जब इनको ये मान गए कि जेल मैनुअल से मुलाकात होगी तो मुलाकात हो गई। इस मुलाकात का और इन आने वाले फैसलों का, मुज़ाकरात का और आने वाले फैसले और 9 मई का कोई लिंक नहीं है और आपको आने वाले दिनों में ये साबित हो जाएगा। हुकूमत इस बात पे डिटरमिन है कि कोई मुज़ाकरात के होंगे, डील या ढील नहीं होगी। मुज़ाकरात हो सकते हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान में इकॉनमी और दहशतगर्दी के लिए। मतलब जब आप लोग चाहते थे, जब नहीं हुई, इतवार का दिन जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं है, ये बिल्कुल अलग से मुलाकात कराएगी। जो 2 दिन का कहा गया है उन 2 दिन से हटके था इतवार का दिन। नहीं, जेल मैनुअल के तहत ही मुलाकात हुई। मुलाकात जेल वाले किसी वक्त भी करवा सकते हैं, ये भी मैनुअल का हिस्सा है, मगर प्री कंडीशंस जो इन्होंने रखी हुई थी उनके बगैर हुई, वो उसी तरह हुई जैसे पहले मुलाकात होती थी। बाकी रही बात मुज़ाकरात की, तो ये मुज़ाकरात जो है ये जब तक ये अपनी ज़ात के गिर्द घुमाएंगे तो ये कामयाब होते नज़र नहीं आते। और ये हुकूमत भी डिटरमिन है कि 9 मई जो कि बगावत है, 26 नवंबर और 190 बिलियन इस तरह के केसेस पे
बिल्कुल किसी किस्म की कोई डील ना मुज़ाकरात में दी जा सकती है, ना बैकडोर किसी में दी जा सकती है, और ना ये आपको डील नज़र आएगी। और बाकी ये जो तासर कभी देते हैं कि बैनुल अक़वामी ताकतें हमें छुड़वाना चाहती हैं, कभी कहते हैं जी कोई और पाकिस्तान में एक ऐसे हालात हैं कि हुकूमत एनआरओ चाहती है, ये अपनी फेस सेविंग करते हैं, ये अपने आप ये तासर देकर अपने आप को लोगों के सामने फेस सेविंग करते हैं। ऐसी कोई बात कहीं भी मौजूद नहीं है। बातचीत होनी चाहिए, होती रहेगी, मगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि उससे जुड़ी हुई है मईशत और दहशतगर्दी की जंग। वो बहुत पीछे हटे हैं अपने मुतालबात के मामले में भी, कंडीशन से भी पीछे हटे। अब दो बातें रह गई हैं, एक दायरे दो वाक़यात पर 9 मई और जो 26 नवंबर है उस पर वो कमीशन चाहते हैं, मगर इस सब में प्रॉब्लम ये है कि एक और बात से भी वो पीछे हटे कि हमें अपनी पसंद का जज नहीं चाहिए, जो टॉप 3 कह रहे थे। तो हुकूमत के अंदर ये तासुर आ रहा था कि जो 2 जजेस हैं उस पर हुकूमत को रिजर्वेशन होगी। तो जुमे को फैसला आना है, जुमेरात को मुलाकात के बाद ये कमीशन की अनाउंसमेंट हो जाएगी मुमकिन तौर पर, क्योंकि उन्होंने कहा अगर नहीं होगा तो हम फिर इसके बाद वाली मुलाकात नहीं करेंगे। देखिए, कमीशन कोई भी हो, वो कमीशन के TORs मैटर करते हैं। तो और TOR जो है उस पर अगर कोई इत्तेफाक होगा तो फिर ही ये सोचा जा सकता है, वरना हम समझते हैं कि ऐसे दोनों चीज़ों पे कमीशन की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल क्लियरली पता है कि 9 मई किसने करवाया, 26 नवंबर कौन वफाकी हुकूमत पे हमला आवर हुआ, कौन सी जमात हुई, और उसके बाद ये बातों के लिए कमीशन की ज़रूरत नहीं है। मगर TORs जब तक क्लियर ना हो, तो दूसरी बात यह है कि अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, अगर ये जान छुड़ाने का तरीका है, अगर ये समझते हैं कि अब जो 9 मई है उसके मुकदमात आखिरी स्टेज तक पहुंच चुके हैं और जैसे ही सज़ा होएंगी, जैसे मिलिट्री कोर्ट में भी हुई हैं, तो हर आने वाला दिन जो है वो फिर जो बानी PTI है वो भी 9 मई में सज़ा के करीब चले जाएंगे। और इसी तरह आपको पता है एक चार्जशीट जनरल फैज़ के खिलाफ 9 मई की है, उसकी तहकीकात भी हो रही हैं, और ये जानते हैं, ये देखें ना, इनको पता है, अपने गिरेबान में जब झांकते हैं इन्हें पता है 9 मई किसने किया है, कहाँ प्लान बना था, कैसे हमले हुए हैं, किस जमात ने किए हैं। इसी तरह 26 नवंबर है। सो डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए इस तरह की ये बात करते हैं, नहीं तो ये मतलब डिले तो वैसे रोशन की तरह यहाँ है कि किसने किया ये सब। डिले तो वैसे ही बहुत हो गया, 9 मई को तकरीबन 18 माह से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, मगर ज़रा जो साबित करना था, मास्टरमाइंड का साबित करना था, वो नहीं किया गया। और ये इस फैसले में 190 मिलियन पाउंड में भी कह रहे हैं कि हम इस बात पर नहीं सवाल उठाएंगे। जज साहब के सामने भी ड्यूरिंग ट्रायल उन्होंने कहा कि ट्रायल सही तरीके से नहीं हुआ, बल्कि जो फैसला आएगा उसके मेरिट्स पर सवाल उठाएंगे और इमरान खान बासानी इसमें आगे जाके बरी हो जाएंगे। इस बात का एतमाद है उन्हें कि कोई गलत काम नहीं किया, रियासत का फैसला था, रियासत को मिल गया। देखिए, आप ये अगर मेरा किसी जगह मैं जाऊं और मेरा ट्रैफिक वाले चलान कर दें और 2000 रुपए का मुझे चलान हो और मैं कहूं यही 2000 रुपये आप वो जो मेरे बिजली का बिल है उसका भी वहां जाके जमा करवा दें, ऐसे नहीं हो सकता। पता है कि 190 मिलियन अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का जो एक कानून है बरतानिया में, उसकी तहकीकात, और ये भी देखें खुदा की कुदरत, ये उस वक्त की PTI की हुकूमत ने खत लिखा था हुसैन नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ, और उसके बाद NCA ने शरीफ फैमिली को शहबाज शरीफ समेत ग्रीन चिट दी और उसी में से 190 मिलियन निकला और 190 मिलियन में इन्होंने पैसे खाए और वो पैसे आज इनके गले पड़े हैं। ये पता चलता है कि ये खुद अंदर से किस है। सो देखे ना, आप 3-4 मेरिट्स में आपके सामने रख देता हूं और इनकी बदनीति आपको सामने नजर आ जाएगी। ये केस 2018 से NCA और हुकूमत राब्ते में थी। उसके बाद ये मुआहदा हुआ 6 नवंबर 2019 को। 29 नवंबर को पहली किस्त पाकिस्तान पैसे की आई। 3 दिसंबर 2019 को जाके बंद लिफाफे का वो मुआहदा कैबिनेट के आगे रखा। हालांकि हुकूमत और इसी तरह इमरान खान का नुमाइंदा शहजाद अकबर, जिसके खिलाफ तहकीकात हो रही थी, और NCA दोनों से राब्ते में था, और ये सब कुछ होता रहा। अगर दाल में कुछ काला नहीं था, नीयत खराब नहीं थी, तो पहले कैबिनेट के आगे, अदारों के आगे क्यों ना रखा। और उसी वक्त 240 कनाल फरा गोगी को जाती है, उसी वक्त ही वो फिर ट्रस्ट बनता है और उसी ट्रस्ट पे फिर मियाँ बीवी जो है उससे ट्रस्टी बनते हैं। मुझे ये बताएं, ये इस्लामी टच इनका पुराना वतीरा है। रियासत मदीना मगर तोशा खाना खा गए,
इसी तरह ये देखिए, मैं अगर कहीं डकैती करूं, अल्लाह माफ़ करे, और उसके बाद वहाँ से चंद हज़ार रुपये मस्जिद के चंदे में दूं, कहूँ मैं तो मस्जिद बना रहा हूँ, नौजुबिल्ला, ये इसी तरह का इस्लामी टच दे रहे हैं कि हम तो कादर ट्रस्ट बना रहे थे सीरत नबी के लिए। ओ भाई मेरे, चोरी का पैसा है, ये आपने कमीशन लिया है, ये फैसिलिटेशन की है, पाकिस्तान का 190 मिलियन किसी की जेब में डाल के उसमें से लेकर आप लोगों को इस्लामी टच दे रहे हैं। सो मेरा ख्याल है ये केस इनके किरदार पे भी और इनकी ये जो कहते थे हम पाक और साफ हैं, ये दोनों जगह पर बहुत बड़ा दाग लगाएगा। बहुत शुक्रिया, ताजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब बुशरा बीबी के दिफा के लिए हमने PTI को भी बुलाया, मुतअद्दिद रहनुमाओं को बुलाया, मगर कोई नहीं आया। मगर क्या चांस है कि इमरान खान साहब इस केस में बरी हो जाए, जिसकी उम्मीद का भी कहीं ना कहीं तरीके इंसाफ इज़हार कर रही है, हुकूमत वसवसों का इज़हार कर रही है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। जज साहब बार बार 190 मिलियन पाउंड का केस का जो फैसला है उसे डिले कर रहे हैं, नहीं सुना रहे हैं, आज अदालत आकर भी नहीं सुनाया। क्या ऐसी कोई कानूनी ज़रूरत है, क्या ऐसी कोई रिवायत है, और क्या मुमकिन तौर पर, क्योंकि हुकूमत भी कहीं ना कहीं वसवसे का इज़हार कर रही है, तो मुमकिन है कि इमरान खान के हक़ में भी ये फैसला आ सकता है जो मंतक़ें दी जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून और साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नायब इमरान शफीक साहब। इमरान शफीक साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले 16 दिसंबर को महफूज किया, 23 दिसंबर की तारीख आई, नहीं सुनाया, 6 जनवरी की तारीख आई, नहीं सुनाया, फिर 13 जनवरी की तारीख आई और अब 17 के लिए कह दिया गया है कि फैसला नहीं सुना रहे हैं। 11 बजे की अनाउंसमेंट आई थी, कम्युनिकेट भी यही किया गया, मगर खुद सुबह 8:30 बजे आ गए, 10:30 बजे उठ के चले गए। हालांकि बाद में मुल्जिमान बुशरा बीबी साहिबा और उनके बुकला आ गए थे अडियाला। क्या ऐसी कोई कानूनी ज़रूरत या अदालती रिवायत है जिसके तहत आज फैसला नहीं सुनाया गया, या सुना देना चाहिए था, पहले ही सुना देना चाहिए था? देखिए खानदादा साहब, सबसे पहले तो बुनियादी असूल कानून का हमारा ये है और रवायत भी यही है कि क्रिमिनल केसों में बिलखुसूस मातहत अदालतों में आप फैसला सुनाने में जब आपने ट्रायल की मुकम्मल समाअत कर ली है तो उसके बाद तारीख पर तारीख नहीं देंगे, बल्कि आप जो है वो फैसला फौरी तौर पर सुनाया जाएगा। लेकिन जो आज जज साहब ने रीज़न दी है, जो मेरे इल्म में आई है कि आज मुल्ज़मान शायद मौजूद नहीं थे, खान साहब भी नहीं आए अदालत में कि मैं अपने मुकला के साथ आऊँगा, और जज साहब ने और बुशरा बीबी साहबा भी शायद नहीं पहुँची, तो उन्होंने जो है वो इस बुनियाद पर ये भी शायद रिमार्क्स दिए कि मैंने फैसला तो लिखा हुआ है, बस सिर्फ मैंने साइन करने हैं। तो ये इस बुनियाद पर उन्होंने आज इसको मुलतवी किया है। ये अगर जज साहब की ये बात बुनियादी तौर पर कि क्या फैसला जो है वो मुल्जिम की मौजूदगी में दिया जाना ज़रूरी है या नहीं, इस पर जो बहस है उसमें कानूनी नुक्ता बुनियादी तौर पर यह है कि जो पाकिस्तान की ज़ाब्ता फौजदारी है उसकी दफ़ा नंबर 366 है जो जजमेंट के बारे में डील करती है, और वो इस हवाले से क्लियर है कि ये जज का बुनियादी तौर पर ये डिस्क्रिशन है, यानी इख्तियार है। अगर जज चाहे कि मैं मुल्जिम की मौजूदगी में फैसला सुनाऊंगा तो ज़ाब्ता फौजदारी की 366 की दफ़ा 2 में ये बात दर्ज है, और बुनियादी तौर पर जो जज के लिए ज़रूरी है वो ये है कि मुल्जिम को नोटिस होना चाहिए जिस दिन वो सज़ा सुनाएगा या बरी करेगा, जब भी केस का फैसला करेगा नोटिस होना ज़रूरी है। वो नोटिस इस केस में मौजूद था, और अगर वो मुल्जिम की गैर मौजूदगी में भी फैसला सुना देता है तो ये भी कानूनी तौर पर कोई गलत चीज़ नहीं है। इस पर मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान के बड़े माहिर फौजदारी के जज रहे हैं जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब, उनका 2015 का PhD लाहौर का एक फैसला मैं पढ़ रहा था, अभी उसमें दूसरे साथी उनके जज थे जस्टिस शहजाद अहमद मलिक जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्होंने बहुत से हवालों के साथ ये कहा कि जज की डिस्क्रिशन है, और अगर मुल्जिम की गैर मौजूदगी में भी फैसला सुनाया जाए तो वो कोई गैर आइन कानूनी नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि मरीम नवाज साहिबा को इसी अदालत के पेशरो जज साहब थे बशीर साहब, जब मियां नवाज शरीफ साहब पनामा केसेस में पाकिस्तान से बाहर थे तो उनको उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई थी, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आकर उन्होंने अपना सरेंडर किया था। तो इसलिए ये बहरहाल फैसला जल्दी होना चाहिए, उसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए, और बिलखुसूस चूंकि आप अदालत जो है वो वैक्यूम में फैसला नहीं कर रही होती, अदालत बहुत से सियासी हालात को, मुल्क के हालात जो हैं वो उनको भी मद्देनजर रखती है। और बिलखुसूस आपने देखा होगा कि इन केसों में तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल पहले इस तरह रही कि पहले तो जजों ने जो फैसले आए हैं, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में बात भी होती रही कि हुमायूं दिलावर साहब का या अबुल हुसनैन ज़ुल्करनैन साहब का जो पहले केसों में फैसले आते रहे हैं बशीर साहब के, वो तो इतनी जल्दी में होते रहे हैं कि किसी में क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट खत्म हो रहा है,
किसी में जो है वो मुल्ज़मान का वो अपना हक में दिफा में गवाह पेश करना चाह रहे हैं, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। किसी में तो अदालत हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आती है कि आप इनकी बहस सुने और बहस सुन के फैसला दें। इतनी देर में ख्वाजा हारिस साहब अदालत में अभी पहुंचे नहीं और जज साहब उनका राइट खत्म कर देते हैं और साथ ही फौरी तौर पर जो है वो फैसला आ जाता है और फिर एक पूरी बहस छूटती है। बल्कि उनके नुकात में, अपील के नुक्ते में भी ये शामिल है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस भी होता रहा कि ये 1 घंटे के 45 मिनट के अंदर अंदर जज साहब ने इतने सफ़ात पर मुझ इतना बड़ा फैसला लिखवा कैसे दिया। अगर उन्होंने बहस नहीं सुनी तो उसके बाद अगर उन्होंने फैसला लिखवाया है तो किसी तरफ ये पाकिस्तानी, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान के मुकदमात जो है वो खजरा साहब इस वक्त मुल्जिम के ट्रायल के से हटकर ये तो अदलिया का ट्रायल बन चुके हुए हैं। यानी कटहरे में मुल्जिम नहीं है, कटहरे में तो अदलिया आ चुकी हुई है कि किसी एक मुकदमे पर आप इतनी सूरत से काम चलाते हैं और दूसरे मुकदमात में फिर उनको इतनी डील देते हैं कि जिसका बुनियादी तौर पर जवाब बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। और आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है, अगर जज साहब चाहें तो फैसला सुना सकते हैं ना। दूसरी बात, आपने इस केस को ज़ाहिर फॉलो किया है, आपने इस पर तबसरा भी किया है। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि जी नुकसान क्या हुआ रियासत का, बरतानिया से पैसे आए थे, इंडिविजुअल के साथ डील किया, पाकिस्तान को पैसे भेजे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो की जो लायबिलिटी थी उसमें एडजस्ट हुए, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वापस पाकिस्तान के खजाने में भेज दिए। तो जुर्म क्या हुआ है? एक ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के तहत एक यूनिवर्सिटी बनी, उसमें जाती फायदा क्या है? आपको लगता है कि क्योंकि पैसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस ट्रांसफर कर दिए तो सजा नहीं बनती? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो काजी फायज़ साहब का फैसला है जिसके तहत उन्होंने ये पैसे वापस किए हैं, अगर उसी फैसले को पढ़ लिया जाए और उसमें उनके जो रिमार्क्स हैं उसको पढ़ लिया जाए तो वो उसको बड़ी वो उस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि क्लियर इस बुनियाद पर है कि जब वो फैसला, वो जो पैसा वापस कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पैसा गलत तौर पर डाला गया है और पाकिस्तान की रियासत का जो नुकसान बुनियादी तौर पर इस केस में हुआ, जो जुर्म हुआ, जुर्म खानदादा साहब इस तरह हुआ कि जो पैसे बुनियादी तौर पर एडजस्ट करने थे, सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए की लायबिलिटी डाली प्रॉपर्टी टाइकून पर, उन्होंने वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में अदा करने थे और जो पैसा बरतानिया से आया वो बिल्कुल अलग पैसा था जो 190 बिलियन पाउंड्स का है। वो पैसा डायरेक्ट हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में उस वक्त आना था और जुर्म इस केस में ये हुआ है कि वो पैसा आपने सुप्रीम कोर्ट को भी बुनियादी तौर पर वो जो पैसा सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने डायरेक्ट देना था वो आपने उनको वो कंसेशन दिलवा दी, एक तरह से उसको फायदा पहुंचा दिया मुल्जिम को कि वो पैसा आपने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ले गए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसा वापस कर दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर रियासत का नुकसान तो अपनी जगह है कि उस वक्त जो 460 अरब रुपए की लायबिलिटी थी जो वो अदा करना चाहते थे, जो तय की थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से तो कोई पैसा भी नहीं आया। वो एक अलग से जुर्म बनता है। तो जुर्म वाकया हो जाने के बाद जो है इस वक्त जो कार्रवाई ये नहीं हो रही कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो पैसे वापस कर दिए हैं वो क्या किए हैं। कार्रवाई ये हो रही कि आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया या नहीं किया। और जहां तक ट्रस्ट का मामला है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। खाजा साहब की चोरी का पैसा मेरे पास आए, बुनियादी तौर पर मामला यह है कि नैब के कानून की दफा जो इस वक्त चार्ज में भी शामिल है वो है 9A2, 9A4 और 9A6। 9A6 है इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर, जिसमें वो कहती है मुल्ज़िम ने खुद क्या फायदा हासिल किया। लेकिन 9A2 की जो दफा उन पर लगाई गई है उसमें यह है कि अगर आप किसी जगह पर कोई इख्तियार आपके पास मौजूद है, उस इख्तियार को आपने इस्तेमाल करना है और जिस मुल्ज़िम जिस शख्स के लिए आपने इख्तियार इस्तेमाल करना है आप उससे किसी किस्म का कोई भी विदाउट कंसिडरेशन वाली भी चीज, विद कंसिडरेशन भी कोई चीज आप नहीं लेंगे, यानी आप उससे कोई फायदा नहीं उठाएंगे। अगर आप कोई ऐसा फायदा उठाते हैं उसको या उसको देते हैं तो वो 9A2 के तहत जुर्म बनता है। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता खानदान साहब कि आपने जूं ही उनसे, अच्छा ये ट्रस्ट भी सिर्फ एक ही मुल्जिम का है, यानी जिस एक ही शख्स की तरफ से पैसा है, ये कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है कि जिसमें बहुत से लोगों की तरफ से पैसा आ रहा होता और वो आप कहते, एक ही बंदे के पैसा है जो आपने लिया, आपके पास वो पैसा आ गया, उसके बाद आपने कहते हैं मैंने ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट तो भाई पैसे, अगर मेरे पास करप्शन का या नाजायज तरीके से पैसा आ जाए जिसके बारे में मैंने कोई ओपिनियन भी देनी हो, मेरे पास इख्तियार भी हो और उसके मैं पैसे से मस्जिद भी बना लूं, उससे मैं तो वो पैसा जायज नहीं हो जाता। करप्शन का पैसा वसूल करने के बाद उसको किसी भी काम में लगा दिया जाए और उस ट्रस्ट का बुनियादी तौर पर मैं ओनर भी, उस ट्रस्ट की जो तमाम इख्तियारात हैं वो भी मेरे पास हों। देखिए ना, एक दूसरा सवाल ये भी है कि जिस वक्त आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप कहते हैं मैंने यूनिवर्सिटी बनाई अल-कादिर ट्रस्ट के तहत,
तो आप ठीक है, तो आपने फिर उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तो आप पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां बना सकते थे, आप हर जगह बना, आपको किसी ने रोका नहीं था। आप वजीर आजम होते हुए एक कानून के तहत जो है आप अपने एक ऑर्डिनेंस आप पास करते रहे, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए पूरे पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटियों का जाल फैला सकते थे, आपको कोई नहीं रोक सकता था। ये एक प्रॉपर्टी टाइकून से जिसके खिलाफ नैब में केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उसको 460 अरब रुपए की लाइबिलिटी उसको डाल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज को एग्री कर रहा है, और आप इस अमाउंट को एडजस्ट करके आप कहते हैं कि मैंने ट्रस्ट बना दी और अलकादर यूनिवर्सिटी बना दी। ये चीज इतनी सादा नहीं है और उसको इतने सादगी के साथ जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये एक बुनियादी तौर पर पूरा ओनस खान साहब पर आयद होता है। नैब के कानून की तरमीम के बाद भी उन पर यह ओनस आयद होता है कि ये उन्होंने ये ट्रस्ट क्यों बनाया और उसी शख्स से क्यों बनाया जिसके केसेस नैब में भी पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, और बतौर वज़ीर आज़म उसी वो डील को पूरा रोटेट कर रहे हैं। उसकी क्या बुनियादी वजह है? बहुत शुक्रिया इमरान शफी साहब इस हवाले से अपनी कानूनी राय दे रहे थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर आपके सामने रखेंगे। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाने का ऐलान किया है, और अगर 17 जनवरी को ही यह फैसला सुना दिया जाता है तो इसके सिर्फ 3 दिन बाद 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सदारत का हल्फ उठाकर चार्ज संभाल लेंगे, और सदारत संभालने से पहले ही उनकी पॉलिसीज पर दुनिया भर में खदशात का इजहार किया जा रहा है। और पाकिस्तान में जहां इमरान खान और उनके हामियों को ये उम्मीद है कि ट्रंप के आने से पीटीआई को फ़ायदा होगा, इमरान खान को रिहाई मिलेगी, वो किरदार अदा करेंगे, वहीं ज़राए के मुताबिक हुकूमत को ये खदशात भी हैं कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक इस पेशरफ से वाकिफ़ ज़राए का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में पाकिस्तान को मुश्किल वक्त का सामना करने का खदशा है, क्योंकि अंदरूनी जायज़े से दो तरफा ताल्लुकात में मुमकिन रुकावटों का इशारा मिलता है। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि पाकिस्तान का ये अंदरूनी जायज़ा दो चीज़ों, ट्रंप की तरजीहात और उनकी काबीना में शामिल ऐसे अफराद की तादाद पर मबनी है जो पाकिस्तान के बारे में मज़बूत राय नहीं रखते। इस हवाले से ज़्यादातर तवज्जो ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनेल की पाकिस्तान के खिलाफ अवामी सतह पर होने वाले तनकीद को दी जा रही है। ताहम ज़राए के मुताबिक ट्रंप की नई इंतजामिया में अहम ओहदों पर फाइज दीगर अफराद भी हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। एक बाखबर जरिए का कहना है कि अब व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग मौजूद ही नहीं हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान अब अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं है और वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी मिशन पावर कॉरिडोर्स में दाखिल होने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान से हाल ही में जाने वाले अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सदर बाइडन के दौर में दो तरफा ताल्लुकात का खुशगवार तासुर पेश किया था, लेकिन ज़राए का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तानी मिशन को बाइडन इंतजामिया तक भी महदूद रसाई हासिल थी। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदर बाइडन ने अपने 4 साल दौर में कभी भी किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात ही नहीं की, जबकि इस दौरान अमरीका से कोई आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान नहीं आया। हत्ता कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन जो बशमूल भारत खित्ते का कई बार सफ़र कर चुके हैं, उन्होंने भी कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। इसी तरह सदर बाइडन की मुद्दत ख़त्म होने से सिर्फ चंद हफ्ते पहले उनके सीनियर मुआविन ने एक हैरानकुन दावा कर दिया कि पाकिस्तान का तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल प्रोग्राम अमरीका के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने इस दावे को अक्सर मुस्तरद कर दिया और अमरीकी जायजे पर हैरत का इजहार किया, क्योंकि वाशिंगटन को पहले ही मालूम था कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ भारत पर मरकूज है। ताहम वाशिंगटन के एक थिंक टैंक के रुकन का मानना है कि अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर का बयान हैरानकुन नहीं था, क्योंकि अमरीकी पॉलिसी सर्कल्स में बहुत से अफराद पाकिस्तान को मशकूक निगाह से देखते हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए थिंक टैंक के रुकन ने कहा कि इस नतीजे तक पहुंचने की एक वजह यह थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को एक खास सतह पर रखा हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से बेल आउट पैकेजेस हासिल करने में मदद फराहम की थी। लेकिन अब पाकिस्तानी ज़राए को खदशा है कि अब यह ताउन भी बदल सकता है और उनका ख्याल है कि ट्रंप इंतजामिया शायद पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छी नज़रों से नहीं देखेगी। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए मुमकिन लाइफ लाइन सऊदी अरब हो सकता है, जो नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। इस हवाले से बाज़ ज़राए का ख्याल है कि अगर ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में जहाँ ट्रंप की नई हुकूमत को लेकर पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसीज़ का खदशा जाहिर किया जा रहा है, वहीं अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी की कोशिशें भी मुसलसल जारी हैं। साफ़ी अनवर इकबाल की खबर के मुताबिक रियासत एरिजोना से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई दाएं बाजू के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन एंडी बिक्स, जो अपने सख्त गिर मौक़िफ़ की वजह से मशहूर हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी का स्टेटस वापस लेने के लिए कानून साजी दोबारा पेश की है। पाकिस्तान को यह स्टेटस 2004 से हासिल है। ताहम यह कानून साजी अफगानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी हुई है, जिसे अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने सितंबर 2012 में गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। माहिरीन के मुताबिक अगर यह बिल मंजूर भी हो जाए तो इसके
अमली असरात महदूद हो सकते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के उबूरी वज़ीर ख़ारजा है। और ये बात काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका दोहा प्रोसेस के जरिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। इस बिल को खारजा उमूर कमेटी के हवाले कर दिया गया है। मुजव्वज़ा कानून साजी के तहत पाकिस्तान के मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी के स्टेटस की मनसूखी की दरख्वास्त की गई है जब तक अमरीकी सदर इस बात की तस्दीक ना करें कि पाकिस्तान कुछ इकदाम के लिए पुरज़म है, पाकिस्तान का स्टेटस बहाल नहीं होगा। इन इकदाम में पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क की महफूज पनागाहों को मौसर तरीके से ख़त्म करने के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ करना, हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तानी सरजमीन के बतौर पनागाह इस्तेमाल करने से रोकना और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए फ़ाल ताउन समेत हक्कानी नेटवर्क के सीनियर और दरमियानी दर्जे के रहनुमाओं की गिरफ्तारी शामिल है। जबकि खबर के मुताबिक मुबस्सरीन ने नोट किया है कि कांग्रेसमैन एंडी बिग्स ने 2019 से अब तक इस तरह के बिल्स मुतादिद बार पेश किए हैं, ताहम उनमें से कोई भी बिल ऐवान में वोटिंग के मरहले तक नहीं पहुँच सका है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जजेस की जानिब से अहम सवाल उठाए जा रहे हैं और आज समाअत के दौरान जजेस ने अपने रिमार्क्स में साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से आइन के आर्टिकल 6 का जिक्र भी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की, जिसके सामने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी जारी रहे। आज समाअत के आगाज़ में बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि मुनासिब होगा कि कल तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए इसे मुख्तसर रखिएगा। जज से मुतालिक सवालात हुए तो आखिर में उसको भी देख लेंगे। जस्टिस जमाल मंदूखिल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दे दिया। सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत आता है। जैसे जमाल खान मंदूखिल ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 31D तो फौजियों को फराइज की अंजामदही से रोकने पर उकसाने से मुताल्लिक है। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। मसला यहां प्रोसीजर का है कि ट्रायल कौन करेगा। जैसे जमाल खान मंदूखिल ने सवाल किया क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तिल कर देता है तो क्या सज़ा है। आर्मी एक्ट में क्या आइन को मुअत्तिल करने की सज़ा है। ख्वाजा हारिस ने जवाब में कहा कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तिल करने की सज़ा है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सज़ा है। जिसे जमाल मंदूखिल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़मरे में आते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर साबिक सदर का जिक्र करते हुए रिमार्क्स दिए कि परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद में जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने इस पर कहा कि FB अली केस में जस्टिस अनवारुल हक का नोट मौजूद है। वकील का हक देना और शवाहिद पर फैसले देने समेत पूरा तरीक़ाकार लिखा गया। उस वक्त आर्टिकल 10A नहीं था। मिलिट्री ट्रायल में पूरे कानून शहादत को मद्देनजर रखा जाता है। जैसे जमाल खान मंदूखिल ने सवाल किया कि अगर मिलिट्री ट्रायल में कानून शहादत की खिलाफ वर्जी हो तो क्या होगा। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, कानूनी तकाजे पूरे ना हो तो आला अदलिया जायज़ा ले सकती है। जस्टिस हसन रिजवी ने इस पर सवाल किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कानून शहादत की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। फैसला हमने जब देखा ही नहीं तो क्या हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं सज़ा याफ्ता अफराद में से एक की शनाख्त बताए बगैर ट्रायल में अपनाए गए तरीक़ाकार बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मेरिट्स के मुतासर ना होने को भी मद्देनजर रखना है। इस केस की कार्रवाई से ट्रायल मुतासर नहीं होना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मज़ीद सवाल किया कि क्या 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम नामजद मुल्ज़िमान का मुश्तरका ट्रायल हुआ। एक जुर्म में दोहरे ट्रायल के उसूल की मुमानियत को भी मद्देनजर रखें। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़यात में ट्रायल अलग अलग किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस मरहले पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट इस अदालती कार्रवाई से ट्रायल मुतासर नहीं होने देगी। आप अभी रिकॉर्ड महफूज रखें, अगर ज़रूरत हुई तो पूछ लेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि हम देखना चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मयार क्या था। फील्ड कोर्ट मार्शल में क्या गवाहान पर जिरा की इजाज़त थी या नहीं थी। क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक दिया गया था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 की शिक 3 के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट अपील में ट्रायल नहीं देख सकती। मैं इस पर दलाइल दूंगा। शवाहिद के मयार का जायजा लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समाअत भी मद्देनजर रखना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस पर रिमार्क्स दिए कि फिर भी हम जायजा तो ले सकते हैं ना मियाँ। ख्वाजा हारिस ने इस पर कहा कि एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि आप केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकते। जिसे जमाल खान मंदूखिल ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहले सिविलियन अदालतों में ट्रायल चलता था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 1967 से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट का हिस्सा है। जिसे हसन रिजवी ने इस पर रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम 11 अगस्त 2023 में हुई, जबकि वाक़या मई 2023 का है।
क्या कानून का इतलाक माजी से किया गया? ख्वाजा हारिस ने जवाब में कहा कि जी हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इतलाक माजी से किया गया। जिसे जमाल खान बंदूक ने रिमार्क्स दिए कि मैं कल सारी रात पढ़ता रहा, मुझे ये नहीं मिला कि आर्मी एक्ट चैप्टर 5 में सज़ा कितनी है। जैसे हसन असद रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये भी है कि क्या मिलिट्री ट्रायल में शफाफ ट्रायल का हक दिया गया? मिलिट्री कोर्ट्स को सज़ाएं सुनाने से रोका भी सुप्रीम कोर्ट ने था, यानी सज़ाएं सुनाने से रोका भी सुप्रीम कोर्ट ने और इजाज़त भी उसी ने दी। इसके बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।